कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। कमाल कर दिया भाई तुमने तो। हमीद साहब ने अरशद को अपने केबिन में आते देखकर कहा, तुम्हारी पैरानॉर्मल कहानियों ने तो हमारे चैनल की टीआरपी को चार चार चांद लगा दिए हैं। हमीद साहब ने मजीद कहा, तो फिर सर इंक्रीमेंट का भी देख लें, अगर कुछ हो सकता है तो। अरशद ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। अरे वो भी हो जाएगा, फिक्र न करो, बस तुम कहानियां लाते जाओ। हमीद साहब ने मौके की नजाकत को संभालते हुए कहा, वैसे पिछली दफा एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही लग गए थे। अरशद बोला, हाँ हाँ तो अकाउंट से पेमेंट ले लो उसकी। वैसे पिछली स्टोरी थी भी बहुत कमाल। तुमने खुद फ्रंट फ्लोर से नीचे गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग की थी। भाई वो तो कमाल थी, कैसे कर लेते हो ये सब? हमीद साहब ने अरशद से पूछा। अरे सर बस हो जाता है। अच्छा ये बताएं अगली लोकेशन कौन सी होगी? अरशद ने पूछा। भाई वो तो तुम खुद सोचो, मैं तो अभी जल्दी में हूँ। तुम सोच के मुझे बता देना, फिर हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। ये कहते हुए हमीद साहब उठे और अपनी केबिन में अरशद को छोड़कर बाहर चले गए। अरशद एक 30 साल शख्स था जो एक निजी टीवी चैनल में काम करता था। वो एक प्रोग्राम करता था जिसके लिए अलग अलग लोकेशन सेलेक्ट करना होती थी और फिर वो वहां जाकर किसी जाली भूत या जिन वगैरह की मौजूदगी को जाहिर करता। इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे मिट्टी के अंदर पाइप छुपाकर दूसरी तरफ से प्रेशर देता जिससे मिट्टी उठती और लोगों को लगता जैसे वहां कुछ है। इस तरह की बहुत सी चीजें दिखाता, मगर वो ये सब कुछ इतनी सफाई से करता कि देखने वाले इसे हकीकत ही समझते। उसके साथ 3 और लोग भी थे जो उसकी मदद करते थे। तुम्हारा ये प्रोग्राम भी हिट हो गया भाई, मुबारक हो। सफिया ने अरशद को चाय देते हुए कहा। हाँ बस अल्लाह का करम है, अरशद ने जवाब दिया। हाँ तो उसी खुदा का वास्ता है तुम्हें, सुधर जाओ। समझा समझा के थक गई हूँ, ऐसे ऊट पटांग काम ना किया करो। कभी किसी दिन किसी असली जिन या भूत से पाला पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सफिया ने उसे तंबी की। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये लोगों के दिलों का डर है जिससे हम फायदा उठाते हैं। अरशद ने चाय खत्म करते हुए बड़े फ्रेश लहजे में कहा था। अरशद भाई इस बार कौन सी लोकेशन पे जाएंगे? साबिर बोला। अरे साबिर भाई यही सोच रहा हूँ कि हम खाली और वीरान लोकेशंस पर तो बहुत गए हैं, सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग किया जाए। अरशद कुछ सोचते हुए बोला, जैसे? साबिर ने फिर पूछा। जैसे इस बार हम ऐसी लोकेशन पर जाएंगे जहां पहले से लोग मौजूद हों। हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो जहां रहते हैं वहां जिन्नात वगैरह का साया है और हम उन्हें ये एहसास मुसलसल दिलाएंगे। उन्हें भी साथ में लेकर शूट करेंगे। अरशद ने तफसील बताई। पर भाई इतना बड़ा ड्रामा करेंगे कैसे? साबिर ने पूछा। बस एक आध छोटा मोटा जादू दिखाकर, फिर उनसे घर का मुआयना करने के बहाने। जब वो काहिल हो जाएंगे तो आराम से अपना काम करेंगे। अरशद ने मजीद बताते हुए साबिर से कहा, वाह भाई कमाल का आइडिया है, ऐसा तो शायद किसी ने ना किया हो, पर हम जाएंगे कहाँ? साबिर ने फिर सवाल किया। शहर में तो मुमकिन नहीं, हम किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ के लोग ऐसी बातों पर जल्द यकीन कर लेते हों। सब प्लानिंग करने के बाद अरशद और उसकी टीम हमीद के पास पहुंची, उन्हें पूरी तफसील बताई। उन्होंने कुछ सोचा और बोले, लोकेशन पर लोग होंगे इसलिए बहुत एहतियात से काम करना होगा तुम्हें। तुम्हारी जरा सी भी गलती हमारे चैनल का नाम खराब कर सकती है। अरशद ने काफी पुरएतमाद लहजे में जी सर कहा और बताया कि 2 दिन के बाद वो भूरल शाह के लिए निकल जाएंगे। हमीद शाह ने उन्हें गुड लक कहा और वो सब वापस चले गए। मुकर्ररा दिन उन चारों ने अपना सामान गाड़ी में लोड किया और नवाब शाह की तरफ निकल पड़े। हैदराबाद पर कुछ नाश्ता किया, फिर थोड़ा सस्ता कर आगे बढ़ गए। नवाब शाह पर थोड़ा रुके, फिर वहीं से दोपहर का खाना खाया और फ्रेश होके मेहरान हाईवे से उस गांव या बस्ती की तरफ रवाना हुए। दिल में एक गर्मजोशी भी थी और कुछ खौफ भी था। खौफ जिन्नात का नहीं, बल्कि ये कि अगर उनका ड्रामा पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। साबिर गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। वो लोग जल्द अज जल्द भूरल शाह पहुंचना चाहते थे, मगर वहां जाकर उन्हें लोकेशन भी ढूंढना थी।
शाम के 4 बज रहे थे जब उन्होंने एक पुराना सा बोर्ड देखा जिस पर भूरल शाह 2 किलोमीटर लिखा था। उन्हें इत्मीनान हुआ कि वो सही रास्ते पर हैं और उनकी मंजिल भी करीब है। अब वो कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। रास्ते की दोनों तरफ जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद भी रास्ता कुछ खराब था। साबिर गाड़ी को बड़ी महारत से चला रहा था। कुछ और आगे पहुंचे तो दूर उन्हें कुछ मकान नजर आए। वहां पहुंचे तो वो एक छोटी सी बस्ती थी जहां गिनती के कुछ मकान थे जो कि गाढ़े मिट्टी के बने हुए थे और बाहर से उन पर चूना लगाया गया था। कुछ एक मंजिला थे और कुछ 2 मंजिला। एक मस्जिद और एक मदरसा जो कि मस्जिद से ही मुत्तसिल था। हैरत की बात थी कि इस बस्ती में कोई भी नहीं था। अरशद ने साबिर से कहा, गाड़ी एक जगह लगा दो। फिर अरशद और साबिर मस्जिद की तरफ बढ़े मगर मस्जिद में कोई नहीं था। मगर इंतजाम देखकर लगता था कि ये मस्जिद आबाद है। अचानक साबिर को कुछ आवाजें आईं। वो मदरसे से आ रही थीं। वो दोनों वहां बढ़े। देखा तो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे और बुजुर्ग उन्हें पढ़ाने में मसरूफ थे। वो दोनों अंदर पहुंचे तो मौलवी साहब ने बच्चों को कहा वो सबक याद करें। फिर हमारी तरफ बढ़े। सलाम दुआ के बाद हमसे आने की वजह दरियाफ्त की। हमने बताया कि हम एक टीवी चैनल से आए हैं और जिन भूत वगैरह पर फिल्में बनाते हैं। पर यहाँ आप लोगों का क्या काम? वो बुजुर्ग बोले। अरशद ने बड़े एतमाद से कहा, जनाब रिसर्च, मेरा मतलब है तहकीक से पता चला है कि इस बस्ती में जिन्नात का बसेरा है। हम बस उनकी मौजूदगी जाहिर करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारा बस एक दिन का काम है। उन बुजुर्ग ने अरशद और साबिर को बहुत गौर से देखा। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई हम सादा लोग हैं, इतने सालों से यहाँ रहते हैं, हमने तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। अरशद ने कहा, जनाब हो सकता है ये महज हमारा वहम हो, पर एक बार देखना जरूरी है। कुछ सोचने के बाद बुजुर्ग ने हाँ कर दी। फिर अरशद ने पूछा, क्या रात को यहाँ रुकने की कोई जगह है? वैसे तो हमारा काम रात में ही होता है मगर अभी हम काफी थक चुके हैं तो कल से काम शुरू करेंगे। वो बुजुर्ग बोले, वैसे तो कोई जगह नहीं है पर आप इस मदरसे में रुक सकते हैं। यहाँ तमाम इंतजाम मौजूद है। आप अपना सामान ले आए, तब तक मैं बच्चों को आज के लिए छुट्टी दे दूं। अरशद और साबिर बहुत खुश थे क्योंकि एक तो वो बुजुर्ग बहुत जल्दी मान के थे, दूसरा उनको कुछ साबित नहीं करवाना पड़ा। अरशद मदरसे को देख रहा था जबकि साबिर गाड़ी में दूसरे 2 बंदों की मदद से सामान निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद साबिर ने कहा, चलें भाई? तो अरशद बोला, सबर बच्चे निकल जाए फिर हम जाते हैं। काफी देर हो गई पर बच्चे बाहर न आए तो अरशद को तशवीश हुई। वो सोचने लगा कहीं बुजुर्ग भूल तो नहीं गए। वो अकेले मदरसे की तरफ बढ़े। इतने में पीछे से किसी ने अरशद के कंधे पर हाथ रखा। अरशद ने पलट कर देखा तो वो बुजुर्ग थे। अरे आप लोग गए नहीं मदरसे? वो बोले, जी वो हम बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। अरशद ने कहा, बच्चे तो कब के चले गए? बुजुर्ग ने अरशद की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। फिर अरशद ने सबको इशारा किया और वो मदरसे में दाखिल हो गए। वो तकरीबन 18 बाय 24 फुट का कमरा था। अंदर सलीके से दरियां बिछी हुई थी और रोशनी के लिए दिए जलाए थे। बुजुर्ग ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग इस तरफ अपना सामान रख सकते हो। सोने के लिए चादर और तकियों का इंतजाम पहले ही कर दिया गया था। अरशद सोच में पड़ गया, ये कब और किसने रखे? खैर ज्यादा न सोचते हुए उन चारों ने अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर दी। अरशद के दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उसने कहा, क्यों ना हम इस मदरसे को ही अपनी लोकेशन बना लें? साबिर ने कहा, भाई ख्याल तो अच्छा है, आज रात हम यहाँ प्रॉप्स इंस्टॉल कर देते हैं। सुबह जब मौलवी साहब आएंगे तो उनसे कहेंगे कि आपके मदरसे में हमें कुछ गैर मराई हस्तियों के होने का शुबा है, तो हम इसी जगह काम करेंगे। फिर साथ में मौलवी साहब को भी शूटिंग में शामिल कर लेंगे। साबिर ने कहा, मेरे साथ रहकर तुम भी ज़हीन हो गए हो। अरशद बोला। फिर वो सब हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अरशद ने अपने आदमी से कहा, देखे कि बाहर कौन है। बाहर एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिस पर कपड़ा था। उसने कहा, मौलवी साहब ने आपके लिए खाना भेजा है।
आदमी ने ट्रे लेते हुए मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और दरवाज़ा बंद करके ट्रे लेकर आ गया। ट्रे से कपड़ा हटाया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। 3 से 4 किस्म के पकवान, साथ ही रोगनी नान और मिठाई। अरशद ने कहा, यार ये बस्ती है तो छोटी सी, पर खाने का इंतज़ाम इतना अच्छा। मैं तो समझा था कोई तरकारी होगी, साथ में रोटियां और लस्सी वगैरह, मगर यहाँ तो लगता है कि हम 5 स्टार होटल में आ गए हैं। साबिर ने कहा, भाई इतना मत सोचो, बस खाना खा लो, बहुत सा काम भी करना है। इन चारों ने खाना खाया जो वाकई बहुत लजीज था। थोड़ी देर आराम किया। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने रात 11 बजे काम शुरू करना था, ताकि तब तक बस्ती वालों के लिए आधी रात हो चुकी हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने जगह का मुआयना किया, देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रॉप्स लग सकते हैं। सब लोग काम पे लग गए। तैयारियां मुकम्मल होने के बाद अरशद ने एक प्रॉप को चेक भी किया। सब काम बेहतरीन हुआ था, गलती की कोई गुंजाइश न थी। साबिर बोला, भाई 3 बज रहे हैं, अब आराम कर लें, फिर थोड़ा काम कल करके बाकी सुबह और रात को करेंगे। साबिर ने न जाने क्यों अपने नाइट विजन कैमरे 3 जगह नस्ब कर दिए थे। उन्होंने एक दिए के अलावा बाकी सब गुल कर दिए और सो गए। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। झींगर की आवाज इस माहौल को थोड़ा खौफनाक बना रही थी। अरशद को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह उठने के ख्याल से उसने सोने की कोशिश की। न जाने कब उसकी आंख लग गई। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक हल्का सा धमाका हुआ। धमाका हल्का था, पर सन्नाटे की वजह से उसकी आवाज काफी तेज महसूस हुई। अरशद और साबिर दोनों उठ गए। तूने कोई आवाज सुनी? अरशद बोला, हाँ, मैं भी आवाज सुन के ही उठा हूँ, साबिर ने कहा। फिर साबिर ने देखा, जहां उसने पत्थर गिरने के लिए प्रॉप रखा था, उसमें से धुआं निकल रहा था। अरशद और साबिर उठे। उन्होंने अपनी टार्च ली और डरते डरते वहां पहुंचे। देखा तो प्रॉप पूरी तरह नाकाम हो चुका था। अरशद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? साबिर ने कहा, सुबह होते ही यहाँ दोबारा नस्ब कर देंगे। फिर दोनों पूरे मदरसे का जायजा लेते हुए वापस अपनी जगह आकर सो गए। कुछ देर न गुजरी थी कि अजीब सी आवाजें आने लगी। अरशद ने आहिस्ता से साबिर को जगाया। अभी वो कुछ कहे इससे पहले अरशद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जिस तरफ आवाज आ रही थी वो एक लकड़ी के पार्टीशन के पीछे से आ रही थी। अरशद और साबिर ने एक दूसरे का हाथ थामा और आहिस्ता से देखा। वहां जो देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक नूर था जिसमें से आवाजें आ रही थीं, शायद जैसे बहुत से बच्चे कुछ पढ़ रहे हों। अरशद ने साबिर से कहा, कैमरा ले आओ, उससे अच्छी फुटेज शायद ही किसी ने बनाई हो। अरशद ने कैमरा देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश की मगर वो न चला। अरशद ने मोबाइल निकाला मगर उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि रात को सोने से पहले बैटरी फुल थी। अब क्या मौत पड़ गई थी उसे। खैर, साबिर ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। अरशद बहुत खुश था कि पहली बार उन्हें ओरिजिनल कंटेंट मिला था। फिर दोनों आकर सो गए। उसने सोचा, अब अगर कल हम सुबह भी निकल जाते हैं तो घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि उसने नूर को कैमरे में कैद कर लिया था। वो दोनों वापस अपनी जगह आ गए। कुछ देर न गुजरी थी कि मदरसे के हौज से पानी इस्तेमाल करने की आवाज आई। फिर जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। 10 से 12 बच्चे सफे बांधे खड़े हो गए और एक लंबे कद के मौलवी साहब सब के सब नूर में लिपटे हुए थे। मैंने और साबिर ने थर थर कांपना शुरू कर दिया। सर से पांव तक चादर तान ली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक साया मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं थरथराहट कब कभी में तारी हो चुकी थी। साबिर के खर्राटे बता रहे थे कि वो सो चुका था। साया मेरे बहुत करीब आ चुका था। अचानक उसने मेरी चादर खींच ली। मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक नूर में लिपटा हुआ बच्चा था, जिसके रोशन चेहरे पर काली आंखें और अमामे के पीछे से लहराते हुए उसके बाल। उसने चादर खींचकर मुझसे कहा, आए जिक्र खुदा में शामिल हूँ हमारे साथ। मेरा यह सुनना था कि मुझे होश न रहा। सुबह आंख खुली तो वो बुजुर्ग खुद नाश्ता लेकर आ गए। हमने नाश्ता किया। मैंने साबिर से कहा,
बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलो। पर हुआ क्या है, हमारे शूट का क्या होगा? साबिर बोला। फिर मैंने उसे रात वाली बात बताई तो वो भी घबरा गया। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि वो बुजुर्ग आ गए। मेरी तरफ मायने खेज निगाहों से देखा और पूछा, आप जिस काम से आए थे शुरू करेंगे? मैंने कहा, वो अचानक हमें ज़रूरी काम याद आ गया है जिसके लिए हम यहाँ फिर बाद में आएंगे। उन्होंने कहा, बहुत बेहतर, और चले गए। हम सब ने प्रॉप्स निकाले। अरशद ने कैमरे जो लगाए थे वो भी निकाले। हम बुजुर्ग को खुदा हाफिज कहकर निकल आए। हम नवाबशाह पहुंचे तो हमारी जान में जान आई। हम वहां रुककर एक होटल में चाय पीने लगे। अभी बात ही कर रहे थे कि चाय वाला बोला, कराची के हो क्या घूमने आए थे? साबिर ने उसकी बात सुनी तो जवाब दिया, नहीं भाई, बस भूरल शाह तक गए थे। वो हंसा और बोला, साहब वहाँ क्या है, खाली मैदान, न बस्ती न आबादी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है घूमने जैसा। हमने जब ये सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम अल्लाह अल्लाह करके कराची पहुंचे। 2 दिन तक तो किसी की हालत ऐसी न थी कि कुछ काम करे। 2 दिन के बाद साबिर मेरे पास आया, बोला, भाई मैंने 3 कैमरे जो लगाए थे उसमें कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। मैंने कहा, शायद। फिर हमने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा। उसमें जो देखा वो हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसमें बहुत से नूरानी बच्चे थे जो इधर उधर घूम रहे थे। फिर वो कुछ पढ़ने बैठ गए। बहुत से मामलात रिकॉर्ड हुए थे। आखिर में जो देखा वो हमारी समझ से बालातर था। कैमरे में वही बुजुर्ग थे। कह रहे थे, हम जिन्नात हैं, हमारा सबूत लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल है। ये कहकर वो गायब हो गए। हम फौरन दफ्तर पहुंचे। हमीद साहब ने हमें खुश आमदीद कहा। हमने कहा, सर आज जो वीडियो हम लाए हैं वो आपके चैनल को मुल्क का सबसे बड़ा चैनल बना देगी। हमने वीडियो चलाई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसमें कुछ भी नहीं था। हमने तीनों कैमरे चेक किए पर वहां एक भी फुटेज नहीं थी। साबिर का मोबाइल देखा क्योंकि उसमें भी रिकॉर्डिंग थी, मगर वो भी खाली थी। हमीद साहब बोले, ये क्या? हमने लाख कस्में खाई, उन्हें पूरी तफसील बताई, मगर उन्होंने यकीन न किया। हम उल्टे कदमों से वापस पलटे तो बुजुर्ग की वो बात याद आ गई। हमारा सबूत दिखाना बहुत मुश्किल होता है और शायद इसीलिए लोग जिन्नात की कहानियां सुनाने वालों पर यकीन ही नहीं करते। मगर यकीन जानिए, इन कहानियों में जरा भी झूठ नहीं होता। ये कहानियां सच होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यकीन वही करता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।